मैंने स्क्रीन भी अपनी शेयर की है। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस तरह लास्ट क्लास में हमने देखा था कोवेरिएंस और कोरिलेशन के बारे में, और हमने थ्योरेटिकली वो चीज़ें पढ़ी थी, देखी थी किस तरह से कोवेरिएंस हमें हेल्पफुल होती है और कोरिलेशन किस तरह से हमें फीचर्स को सिलेक्शन करने में मदद दे रहा होता है। इसी तरह पार्सन्स आर किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हमने थ्योरेटिकली देखा था और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। कोई डाटा सेट लेंगे और उस पर ये चीज़ें अप्लाई करके चेक करेंगे कि आया ये वाकई हमें मदद भी दे रहे होते हैं या नहीं दे रहे होते। अगर मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी है, नज़र आ रही है, तो काइंडली चैट भी रिस्पॉन्ड कर दें, और आवाज़ भी अगर आ रही है। एनीवन? ओके। अच्छा, हम इस तरह से किया है कि हमने ये कहते हैं, आप नमपई वगैरह का तो आइडिया हो गई, और पांडास वगैरह का। ये हमने दूसरी लाइब्रेरीज लोड करनी है। उसके बाद हमने आयरस का डाटा सेट लोड किया, और उस पे हमने टारगेट का वेरिएबल अलग कर दिया, और फ्यू रोज़ उसकी देखने के लिए हमने डी एफ डॉट हेड के थ्रू उसकी फ्यू रोज़ देखनी। तो हमारे डाटा सेट में बेसिकली इस तरह से हो रहा है कि बल्कि सबसे पहले मैं आपको आयरस के डाटा सेट का बताता हूँ ना, कि आयरस का जो डाटा सेट है उसमें बेसिकली ना 3 किस्म के फ्लावर्स आ रहे हैं, और भी बेशुमार किस्म के होते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डाटा सेट है उसमें हम ना 3 किस्म के फ्लावर्स डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हमारे पास नाम है सिटोसा, फिर वर्सिकुलर, एंड देन विर्जिनिका। प्रोनाउंसिएशन इनकी आप जैसे भी कर लें, लिखे हुए ऐसे ही। तो ये हमारे पास इस तरह से है कि इनकी सेपल की लेंथ है, सेपल की विड्थ है, इस तरह पेटल की लेंथ है और पेटल की विड्थ है हमारे पास। ये हमारे पास आ गया। और टारगेट वेरिएबल हमारे पास बेसिकली ये कि टारगेट स्पीशी है, कि हमने बताना है इसकी सीपल लेंथ के दे के। मिसाल ले लेते हैं कि जैसे आप ना बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, और या आप लोगों को ये काम दे दिया गया है कि आपको फूल दिया गया, आप उस फूल का नाम नहीं पता आपको। उसमें आपने क्या कर रहे हैं कि आपने उसकी सीपल की लेंथ विड्थ दे के, पेटल की लेंथ और विड्थ दे के आपने अंदाज़ा लगाना है या बताना है, क्लासीफाई करना है कि ये फूल किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है या किस स्पीशी का है, जैसे सिटोसा का है, वर्सिकुलर का है या वर्जिनिका का है। तो ये हमारे पास इस चीज़ के फीचर्स आ गए, और टारगेट वेरिएबल में हमारे पास इन सब फूलों के नाम आ गए। अब क्योंकि मोस्टली जब हम डाटा सेट पे जाते हैं तो हम इनको इनकोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट वेरिएबल है कह लें, उनको हमने इनकोड कर लिया इस तरह से कि सिटोसा को हमने 0 कर दिया है, वर्सिकुलर को 1 दे दिया और विर्जिनिका को 2 की वैल्यू दे दी है। अगर हम इसका डाटा सेट है जो हमारे पास, उसके हम सैम्पलिंग में देखें, तो उसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा टारगेट वेरिएबल्स जब चेंज होंगी इसकी वैल्यू 1 2 और ये इधर 1 1। यानी कि जब हमारे पास उसकी सीपल की लेंथ इतनी थी, विड्थ इतनी थी, पेटल की लेंथ विड्थ इतनी थी, तो हमारे पास 1 टाइप का फ्लावर था, और 1 हमारे पास किसका था, वर्सिकुलर था। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्लावर है ये किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है, वर्सिकुलर में लाइक कर रहा है। डाटा सेट की यहाँ तक थोड़ी बहुत समझ आ गई है, क्योंकि इसी के ऊपर जब हमने आगे मैट्रिसेस वगैरह इंप्लीमेंट करनी है, कोवेरिएंस की या कोरिलेशन की, तो वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। डाटा सेट का थोड़ा आइडिया हो गया। ओके, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं कोवेरिएंस का। हमने लास्ट टाइम देखा था कोवेरिएंस मैट्रिक्स, हमने कहा था कि हमारे पास जो फीचर्स हैं उनके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। उस इन्फॉर्मेशन की बिना पे फिर हम फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं या लेफ्ट आउट कर देते हैं। किन फीचर्स को, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे टारगेट के लिए सूटेबल हैं, यानी कि उसको कैटेगराइज करने में हेल्पफुल है भी हैं या नहीं है। लेकिन हम ये भी कहा था कि वेरियंस मैट्रिक्स सिर्फ हमें डायरेक्शन बताती है कि इन दोनों के इंक्रीज़ होने से ये इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह से। हमने ये कहा था कि हमारे पास एग्जैक्ट रेंजेस नहीं बताती है, एग्जैक्ट वो स्ट्रॉन्ग फुल नहीं होती। तो अब इसमें कोवेरिएंस में अगर हम देखें तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स के कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पाइथन में सिर्फ हमने डाटा सेट पे कोवेरिएंस का फंक्शन कॉल कर दिया, डी एफ डॉट कोवेरिएंस, और उसके बाद हमने जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैलकुलेट की थी उसको हमने डिस्प्ले कर दिया। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स जब हमारे पास डिस्प्ले हुई है, तो इसमें अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास क्या है हो रहा है कि यहाँ पे भी सारे फीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, और इधर भी कॉलम वाइज में भी लिखे हुए हैं और रो वाइज में भी लिखे हुए हैं।
तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, सिंपल लैंड से उसने कोवेरिएंस कैलकुलेट किया, मतलब अपने फीचर के साथ भी। और दूसरा हमने हमारे पास जो चीज़ है जो हमने देखनी है वो सिंपल लैंड के हमें टारगेट के साथ देखनी है कि वो दोनों आपस में कितना एक दूसरे के उसकी क्या वैल्यूज आ रही हैं, उसको किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर अब हम इन सब वैल्यूज़ को देखें, सिंपल लेंथ की, सिंपल विड्थ की, ये नेगेटिव में आ रही है, और पेटल लेंथ की तो ये देखिए 1.3 आ रही है वैल्यू ना इसकी टारगेट के साथ जब उसने कैलकुलेट की। तो इस तरह पेटल विड्थ की तो ये हमारे पास 0.59 आ रही है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो हाई वैल्यू है ये हमारे पास 1.3 आई है, जो कि हमारे पास पेटल लेंथ की थी टारगेट में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब कोई स्पीशी कैटेगराइज़ करनी है कि कौन सा फ्लावर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो हेल्पफुल है वो पेटल की लेंथ आ रही है। लेकिन अब इससे आगे भी हमने देखना है कि आखिर ये जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इनकी कोई एग्जैक्ट रेंज नहीं होती। जैसे अगर हम देखें तो ये अब 0 से -1 से 1 के दरमियान रेंज है, बल्कि 1 से आगे वाली चीज़ की 1.37 है। तो अब हमें ये तो नहीं पता कितना मजबूत इसका रिलेशनशिप है ना इसके साथ, टारगेट वेरिएबल के साथ। तो जब हमें ये चीज़ देखनी होती है तो हम फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो लाइक सिमिलर जिस तरह हमने कोवेरिएंस कैलकुलेट की या उसने डाटा सेट पे, इसी तरह हम डीएफ डॉट कोरिलेशन लिखेंगे। तो पाइथन के अंदर इधर बिल्ट फंक्शन होता है ये, उसमें हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट होगी। जिस तरह हमने ऊपर कोवेरिएंस मैट्रिक्स के वेरिएबल बना के उसमें उसका रिजल्ट स्टोर करा दिया था, कोवेरिएंस मैट्रिक्स से सिमिलरली हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स का वेरिएबल बनाया और उसमें इस फंक्शन का जो रिजल्ट है वो सेव कर दिया। उसके बाद इसको डिस्प्ले किया। तो हमारे पास अगर हम देखें कोरिलेशन मैट्रिक्स का, या जो पार्सन जार कैलकुलेशन हम करते हैं, उसमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास कहने कोरिलेशन में वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ देता है जो 1 और 0 के दरमियान होती हैं। अब अगर आप देखें तो 1 और 0 के दरमियान, सॉरी -1 से लेकर +1 तक होती हैं। -1 हमने देखा था कि वो नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है, और +1 हमने देखा था एक्सट्रीम पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है, स्ट्रॉन्ग। और 0 पे अगर होते हैं इसका मतलब है कोई रिलेशनशिप उनके दरमियान नहीं है। अब अगर हम देखें तो उसी तरह सिमिलरली सिंपल एंड ये सारी इधर रो वाइज़ में भी हैं और कॉलम वाइज़ में हमारे पास फीचर्स हैं। अब आपको डायगोनल में एक ख़ास पैटर्न नज़र आएगा कोरिलेशन में। ये देखिए सारे 1 मौजूद है हमारे पास। ये सारे अब यहाँ पे 1 क्यों है भला? क्योंकि देखिए सिंपल लेंथ जिधर इंक्रीज़ हो रही है अपने लिहाज से, उसने उसके अकॉर्डिंग उसका रिलेशन बताया, उसने फीचर बताया। यानी कि मैक्सिमम ज़ाहिर-सी बात है दोनों साइड सेम सिंपल लेंथ है। जितनी वैल्यू इधर थी उतनी वैल्यू इस साइड मौजूद थी। इसका मतलब है कि जितना ये इंक्रीज़ हो रहा है उतना ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए ये फीचर्स आपस में जब उसने कोरिलेट करके चेक किए हैं तो उसने देखा ये तो एग्ज़ैक्ट सेम है। और अब ये इन्हीं की वैल्यू डायगोनल में इसलिए 1 होती है क्योंकि डायगोनल में अगर हम देखें तो सारे अपने-अपने फीचर के साथ ही उनको हम क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। जैसे पेटल की विड्थ है तो पेटल की विड्थ के साथ चेक हो रही होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 1 की होती है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी, जब कोरिलेशन रिलेट करता है तो वो -1 से 1 की एक रेंज बना लेता है, उससे बाहर नहीं जाता, जिससे हमें पता लग जाता है कि इस रेंज के अंदर वैल्यूज़ अगर होंगी तो किसका रिलेशन किसके साथ ज़्यादा मजबूत है। तो जब हम इधर देख रहे थे कोवेरिएंस मैट्रिक्स में, तो उसमें देखें हमें कोई ऐसा ख़ास पैटर्न नज़र नहीं आता और मुख्तलिफ वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। कुछ 0 पॉइंट में और कुछ ये हमारे पास 3 पॉइंट में भी हैं। इसी वजह से हमारे पास वो सिर्फ़ डायरेक्शन बताता है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ हमने देखनी है उस रिलेशनशिप की तो हम कोरिलेशन मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स को जब हम देख रहे थे, तो इसमें अगर हम देखें साथ-साथ, तो सिंपल लेंथ की टारगेट के साथ 0.78 वैल्यू है, सिंपल विड्थ की -0.42 है, पेटल लेंथ की इधर भी 0.94 है, यानी कि 1 के बहुत करीब है। पेटल विड्थ की हमारे पास 0.95 है और पेटल विड्थ की हमारे पास के बहुत ज़्यादा करीब है 1 के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, ये हमारे पास बेस्ट प्रेडिक्टर्स है जब हम किसी फ्लावर की स्पीशी को कैलकुलेट करना है या उसको देखना है। तो यहाँ तक इन चीज़ों समझ आ रही है? कोवेरिएंस हम यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे जब हमने पीसीए करना होता है, उसमें कोवेरिएंस मैट्रिक्स का बहुत किरदार होता है, क्योंकि जब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होते हैं उस टाइम भी हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो डाटा होता है वो उसी की वजह से आगे हैंडल हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ तक किसी का सवाल नहीं है तो नेक्स्ट आगे चलें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कोरिलेशन का हम हीट मैप बना लेते हैं। उस हीट मैप का हमें फ़ायदा होता है कि हम विजुअली देख सकते हैं कि हमारे पास किनका फीचर्स का आपस में रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसका वीक है। जैसे अगर हमारे पास इस साइड पे अगर आप देखें तो ये कलर पैलेट टाइप भी आ रहे हैं।
तो इसमें हमारे पास जितने डार्क कलर्स हैं, ये हमें बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ना इसका। तो इसमें आप जितने भी ये देखें डार्क कलर्स हमारे पास आ रहे हैं इस तरह से, ये हमारे पास सारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप व्यू कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। और जिधर हमारे पास ये ब्लू सा कलर है कह लें या लाइट कलर है, तो इसमें हमारे पास वो बता रहा है कि हमारे पास क्या नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये देखिए आपको वैल्यूज़ भी नेगेटिव में नज़र आ रही होंगी। ये हीट मैप मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो हीट मैप है, ये बेसिकली कलरफुल जब हम कोरिलेशन मैट्रिक्स वाला क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम क्या लें कि उसको जो विजुलाइज़ करने के लिए उस कोरिलेशन मैट्रिक्स को हम उसका हीट मैप एक ना जनरेट कर लेते हैं। तो हीट मैप के लिए भी हमारे पास जो हमारे पास लाइब्रेरी है, उसके अंदर सिर्फ हम जिस तरह बाकी आप बार चार्ट या बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, उसी तरह इसमें भी डॉट हीट मैप अगर आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को क्रिएट कर देता है। जिस तरह आपने बॉक्स प्लॉट बनाए होंगे या कह लें कि ये बार चार्ट बनाएँगे या बार प्लॉट किए होंगे, उसी तरह सिमिलरली ये भी एक ग्राफ है जिसको बिल्ट इन ही होता है और इसमें डॉट हीट मैप के फंक्शन से हम इसको कॉल कर लेते हैं। ओके। अच्छा, इसी तरह हीट मैप से आपको आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो स्ट्रॉन्ग कलर या डार्क कलर्स की वैल्यू थी, उधर वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है 0.87, 0.82, 0.78, और जिधर हमारे पास ये लाइट या लाइट ब्लू सा कलर था, तो देखें आप हमें ईज़िली विजुअलाइज़ेशन में मसला नहीं हो रहा। तो ये अभी तो हमारे पास 4 फीचर्स थे, इसमें तो हमें ऊपर ये जब हम कोरिलेशन मैट्रिक्स देख रहे थे, इसी से देख के अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन उस टाइम अगर हमारे पास लेट्स से यहाँ पे अब 100 हों या लेट्स से 30 फीचर्स ही हों, तो उस टाइम हमारे पास मसला हो जाता है, क्योंकि अब उस टाइम सारी ये वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज़ को देखना और बहुत एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो उसमें जब हम हीट मैप के थ्रू करते हैं, देखते हैं, तो विजुअलाइज़ेशन में आसानी हो जाती है और हमें देखते साथ ही हीट मैप को पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम में जा रहा है, यहाँ से ये पॉज़िटिव है और इस तरह से नेगेटिव है। कलरफुल चाहिए, हमें अंदाज़ा होता है अच्छा, अच्छा इस फीचर के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पॉज़िटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। अब इसी तरह हमारे पास जब हम पर्सन्स और कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम 2 चीज़ों के दरमियान कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने इधर यहाँ पे सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के दरमियान कैलकुलेट किए। तो इसमें मैंने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यूज़ ली, एक्स और वाई की वैल्यूज़ देखे मैंने डीएफ में से सिर्फ सेपल लेंथ को सेलेक्ट कर लिया और वाई में मैंने सिर्फ पेटल लेंथ को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास बिल्ट इन कह लें कि पर्सन आर का फंक्शन होता है, एक्स वाई में मैंने वो कैलकुलेट कर दिया और इसमें जो वैल्यू आएँगी, एक आर की आ जाएगी और एक पी वैल्यू की आ जाएगी। पी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होती है। तो दूसरा उसके बाद अनप्रिंट के फंक्शन लगा के उसको बता दिया कि सिंपल लेंथ कितनी वैल्यू हो गया, पीटी लेंथ कितनी वैल्यू और पी वैल्यू हमारे पास क्या है। और नीचे सिंपल इफ एल्स की स्टेटमेंट्स लगाई हैं, जिसमें वो आर की वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेट होकर जब आएगी, तो वो बता उसके अकॉर्डिंग वो बता देगा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या नेगेटिव मॉडरेट पॉजिटिव को रिलेशन है या वीक रिलेशन है। उसके लिए हमने आर की वैल्यू पे कंडीशन लगा दी कि अगर वो 0.7 से बड़ी वैल्यू आती है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव को रिलेशन है। अगर हमारी आर की वैल्यू कैलकुलेट होकर 0.3 से बड़ी आती है और 0.7 छोटी होगी, तो फिर हमारे पास मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर उसकी वैल्यू 0.3 से भी कम है लेकिन 0 से बड़ी है, तो हम कहेंगे वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर उसकी वैल्यू उसके अलावा कुछ और है, तो हम कहेंगे नो, यानी कि कोई कोरिलेशन है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन है। अब हमारे केस में जब उसने इधर आर की वैल्यू कैलकुलेट की है और पी वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो प्रिंट आउट में हमारे पास 0.872 आई है। तो देखें, उसके बाद हमारे पास जो पी वैल्यू थी उसने कैलकुलेट की, वो हमारे पास 0.00 आ गई है। तो अब देखें, उसने जब 0.87 आई है, तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गया, इसलिए उसने लास्ट में लिख दिया स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये देखें हमारे पास लिखा आ गया स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन।
अब हमारे पास ये जो 0.872 वैल्यू आई है, तो जैसे इसने बताया कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसका मतलब है कि जो सेपल की लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है पेटल की लेंथ के साथ-साथ। जैसे-जैसे पेटल की लेंथ बढ़ती है, उसी तरह सेपल की लेंथ भी बढ़ती है और उन दोनों में एक मतलब कंसिस्टेंट पैटर्न है। अब जो पी वैल्यू थी मैंने कहा था मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होती है। पी वैल्यू आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें भी बड़ी काम देती है, लेकिन उसकी पहले थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए यहाँ पे भी। पी वैल्यू बेसिकली हमें बता रही होती है कि जो कोरिलेशन है वो स्टैटिस्टिकली कितना सिग्निफिकेंट है, और वो है भी सिग्निफिकेंट या नहीं है, या बाय चांस वो आ गया है, रैंडमनेस आ गई है। अगर पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.05 से कम हो, तो इसका मतलब है कि जो कोरिलेशन हमारे पास आया है या जो हमने डाटा फाइंड किया है वो रियल है, वो रैंडम नहीं आया, वो बाय चांस नहीं आया। हमारे केस में उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ गई है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि जो हमने रिलेशनशिप निकाला है सिंपल लेंथ और पेटर्न लेंथ के दरमियान वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी कि उसकी अहमियत स्टैटिस्टिकली तौर पे मौजूद है। तो ये ऐसे ही है जैसे हम कोई कोर्ट में अगर केस ला रहे हैं, तो हमने जब रियल वर्ल्ड में जाना है वहाँ पे हमारे पास डाटा मौजूद है, उसमें हम उसको बताते हैं कि हमने ये चीज़ परफॉर्म किया और हमारी ये ऑब्जर्वेशन है। तो वो कहेगा कि आप कैसे ये ऑब्जर्वेशन जो है कह लें क्लियर हम मान लें कि आपकी ठीक है, तो उस टाइम हम पी वैल्यू या टी टेस्ट होते हैं स्टैट्स के, उनकी बेस पे हम उसको बताते हैं कि हमने ये टेस्ट परफॉर्म किए हैं और उसकी वैल्यू ने हमारी ऑब्जर्वेशंस को या हमारे रिजल्ट को सपोर्ट किया है, जिसकी बिना पे जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो भी यकीन करता है कि अच्छा वाकई इसका मतलब है कि इसकी जो बात है यहाँ पे वो ठीक जा रही है, क्योंकि इसने उसके साथ अपनी बात सिर्फ कहने के थ्योरेटिकली पेश नहीं की या सिर्फ कैलकुलेशंस करके सिर्फ पेश नहीं की, बल्कि साथ उसने उसके सपोर्टिव आर्गूमेंट्स भी लगा दिए हैं, कुछ टूल जो टेस्ट होते हैं वो भी उसने परफॉर्म करके हमें बता दिए, जैसे कि हमारे पास पी वैल्यू है। अगर मैं इसको थोड़ा और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे हमें मिसाल के तौर पे कह लें कि मैट्रिक में एफएससी में केमिस्ट्री के कुछ टेस्ट होते थे गार्बन मिथाइल ऑरेंज के साथ या लिटमस पेपर के साथ, कि हम किसी चीज़ में लिटमस पेपर को डिप करते थे तो उसका कलर सम टाइम चेंज होता था और सम टाइम चेंज नहीं होता था। अगर चेंज हो जाता तो हम कहते थे कि ये कैटेगरी ए का एसिड है, और अगर चेंज हो जाए तो हम कहते थे कैटेगरी बी का एसिड है। तो इस तरह हम जब टेस्ट परफॉर्म करके लिटमस पेपर के थ्रू उसको बता देते थे तो तब वो यकीन करता था। तो वैसे तो यही है ना कि जिस तरह हमारे पास 2 बॉटल्स बनी हुई हैं और उनमें दोनों में कोई सॉल्यूशन पड़ा हो, आप हम उसको देख के तो नहीं बता सकते कि ये कि कौन-सा तेज़ा मतलब HCl और कौन-सा H2SO4 है, क्योंकि दोनों कि देखने में क्या थे, सेम होते हैं, अनलेस कि उसपे लेबलिंग नहीं लगी होगी। तो उसके लिए तरीका होता है कि हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली इधर हम टेस्ट परफॉर्म किया, हमने सारी चीज़ें की और आखिर में अपने टेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम पी वैल्यू या टी टेस्ट वगैरह होते हैं स्टैट्स में, उनका सहारा ले लेते हैं या उनके थ्रू हम अपनी ऑब्जर्वेशन आर्गुमेंट्स पेश कर देते हैं कि ये इसकी वैल्यू। तो हमारे केस में हमने पी वैल्यू कैलकुलेट की है और पी वैल्यू हमारे केस में 0 आई है, जो कि बता रही है कि हमारा हम कॉन्फिडेंट है कि हमने जो कैलकुलेशंस की है कोरिलेशन की, वो स्टैटिस्टिकली क्या सिग्निफिकेंट है। अच्छा, व्हाई टू यूज़ पर्सन आर बेसिकली हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम एग्जैक्टली 2 सिर्फ कह लें मोस्टली के 2 फीचर्स के दरमियान उनका अपना एक रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं ना मोस्टली। और कोरिलेशन जो मैट्रिक्स होती है वो एक ही दफ़ा सारे जो फीचर्स होते हैं उनका इकट्ठे कह लें मजमूई तौर पे उनकी कोरिलेशन हमें बता देती है, और अगर हमने किसी 2 को स्पेसिफिकली देखना हो तो उस टाइम हम इसको यूज़ कर लेते हैं पर्सन्स आर को मोस्टली, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली बता रहा होता है जो पर्सन्स आर है। जहाँ तक चीज़ों की समझ आ रही है? अच्छा, ओके। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के लिए टास्क भी है थे आज कि आपने कोड को रन करना है और ऑब्ज़र्व करनी है कोवेरिएंस मैट्रिक्स को भी। उसके बाद आपने देखना है कि कौन से फीचर्स हैं, ये आप खुद रीड करेंगे एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगी। बाकी जो आज का लेसन था जो हमने पढ़ना है आगे, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा, वो मैट्रिक में कार करेगा जिन्होंने बायो करी तो उस टाइम वो कोई ड्रग के रिलेटेड क्या कहते हैं हाइपोथेसिस करते हैं, उसके प्रॉपर वो 6 6 टू 7 स्टेप्स होते थे। तो इसी तरह हमारे डाटा साइंस के केस में भी हमारे पास क्या होता है कि हम कह लें कि एक तरीका होता है जिससे हम ये करते हैं, हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से हम कुछ सैंपल डाटा लेते हैं और उसके ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हम देखते हैं कि हम जो हाइपोथेसिस कर रहे थे वो आइदर ट्रू भी है या फॉल्स है। जैसे मिसाल लेते हैं अगर हम, तो अगर हम 10 आवर की मिसाल ले लें, तो उसमें 10 आवर का जो लैंडिंग पेज है या उनकी जो ऐप है 10 आवर की ऐप है उसका लैंडिंग पेज है, हमने देखा कि पहले उनका लैंडिंग पेज जो होता था या ऐप पे जो फ्रंट जब हमें ऐप ओपन करते हैं जो फर्स्ट पेज ओपन होता है,
उसकी कलर स्कीमिंग थोड़ी चेंज थी और अब उसकी कलर स्कीमिंग है थोड़ी चेंज हो गई है। तो अब किसी ने ये सजेस्ट किया कि टेलीनॉर ने जो अपनी कलर स्कीमिंग चेंज की है या कह लें कि उसने अपने जो उसको मेन्यू के आइकन्स वगैरह चेंज किए हैं, बटन्स वगैरह चेंज किए हैं, उसके बाद से यूज़र्स ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट होना शुरू हो गए ना उसके साथ, ऐप के साथ, कि लोगों ने ज़्यादा पसंद की है, बजाय इसके कि वो दोबारा मोबाइल शॉप पे जाएँ और वहाँ से लोड करें और पैकेज करें। वो लोगों को होती है कि हम अपनी ऐप के थ्रू ही पैकेजेज़ वगैरह यूज़ कर लें। क्योंकि उन्होंने ईज़ी टू यूज़ कर दिया और इस तरह से, और पहले वो कॉम्प्लिकेटेड थी। तो अब इसमें लेकिन कुछ टेलीनॉर की कंपनी में लेट से कोई और बंदा काम करता है, उसने हाइपोथेसिस ये दिया कि नहीं जी, हमारे पास जो पहले जो स्क्रीन थी उसमें ज़्यादा कस्टमर यूज़ कर रहे थे और लोग उसकी आबादी हो गए थे। अब हमने नई जगह पे मेन्यू पहले लेफ्ट साइड पे था, अब राइट साइड पे है, तो अब लोगों की मसल मेमोरी बन गई थी कि लेफ्ट साइड से मेन्यू ओपन होगा और अब वो राइट साइड से ओपन करते हैं, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी अगर मैं सिंपल एग्जांपल एक और दूँ तो आईफ़ोन एंड्रॉयड यूज़र के लिए, कि एंड्रॉयड यूज़र मोस्टली जो बैक करते हैं बटन, वो उनके बिलो होते हैं, मतलब है कि एट द एंड बॉटम ऑफ द फ़ोन में होते हैं, और जो आईफ़ोन के होते हैं मोस्टली जो बैक करने का बटन होता है वो टॉप राइट कॉर्नर पे होता है या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है मोबाइल के। तो अब जो एंड्रॉयड यूज़र है उसके लिए आईफ़ोन को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह उसने हाइपोथेसिस ये दिया कि नहीं, जो पहले ए लैंडिंग पेज था, वो हमारे पास ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था और वो यूज़र्स अब उसके लिए ठीक हो गए थे, बजाय इसके कि हम नए उस पे गए हैं, बी पेज पे चले गए हैं, बी लैंडिंग पेज पे। तो अब उस सारे चीज़ों को कि कौन उनमें से ठीक है, कौन गलत है, उस सारे के लिए हम क्या करते हैं कि वो टेलीनॉर वाले वो अपने पास एक हाइपोथेसिस टेस्ट करा लेते हैं और वो देखते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ख़्याल है। ये तो बात रहेगी कम्युनिकेशन की। अब हमारे के लिए केस में मैंने कोशिश की है कि हम क्योंकि फ्लावर्स की एग्ज़ाम्पल को लेके जा रहे थे, तो हम फ्लावर्स को देखें। तो उसमें हमारे पास क्या है कि डू डू टू फ्लावर स्पीशीज़ हैव द सेम एवरेज पेटल लेंथ, कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो दोनों की जो पेटल लेंथ है, जैसे हमारे पास सेटोसा था या वर्सिकुलर था, तो या फिर जिनका था, इन तीनों की पेटल लेंथ या इन तीनों में से किसी दो की जो पेटल लेंथ है वो उनकी जो लेंथ है वो तकरीबन बराबर है, इनकी एवरेज है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे यूजिंग सैंपल डाटा, आइरिस डेटा सेट के थ्रू, यही एक हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास फिर 2 तरह के हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस को हम मोस्टली डाटा साइंस में एआई में कह लें कि H0 से डिनोट करते हैं, H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव को हम H1 से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं है या इफेक्ट है, यानी कि एक बंदा वो कह रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है उनकी लेंथ में, जो एवरेज पेटल लेंथ ऑफ सेटोसा है वो बराबर है वर्सिकुलर की लेंथ के बराबर है। हमने ये 2 ले ली फ्लावर्स की कैटेगरीज़। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या हो रहा होता है कि उसमें वो कहता है कि नहीं, हमारे पास डिफरेंस है, इफेक्ट होता है और एवरेज जो पेटल लेंथ ऑफ सेटोसा की है वो इक्वल नहीं है वर्सिकुलर के। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने नल हाइपोथेसिस बनाया कि इसमें बराबर है पेटल लेंथ, और यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव बनाया जिसमें कि नहीं बराबर है। अब नीचे इन दोनों पे हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे या इन दोनों को चेक करेंगे, हमने बताएंगे। अब एक बंदा होगा जो क्या करेगा, या तो नल हाइपोथेसिस को हमने रद्द करना है। अगर हम उसको रद्द करने में या इसको कह लें कि बैक करने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली हमारा अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है H1 वो जीत जाता है और वो विनर है, कि वाक़ई इन दोनों की आपस में जो लेंथ है वो बराबर नहीं है। अब उन दोनों को चेक करने का एक तो तरीका हमारे पास वही पी वैल्यू टी टेस्ट के थ्रू होगा, और दूसरा साथ इसमें हम जो एक चीज़ और देखेंगे वो होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होंगे। अच्छा, यहाँ तक ओके, सही हो गया। बिल्कुल बायो जैसे हाइपोथेसिस हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। अब कॉन्फिडेंस जो इंटरवल्स है ये हमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ दे देता है कि जहाँ पे हमें थोड़ा यकीन हो जाता है कि वाक़ई जो वैल्यू आई है हमारे पास वो ट्रू पॉपुलेशन की वैल्यू है भी है या नहीं है। यानी कि हम कॉन्फिडेंस है भी है कि नहीं है कि जो ट्रू डिफरेंस है वो 1 और 1.5 सेंटीमीटर के दरमियान है भी है या नहीं है। और अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल में कहीं पे भी ज़ीरो की वैल्यू इंक्लूड हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो इट्स सपोर्ट्स रिजेक्टिंग H0, यानी कि वो H0 की वैल्यू क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब हमने जो चीज़ें थ्योरेटिकली अभी देखी हैं उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उम्मीद है कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कॉन्फिडेंस जो इंटरवल्स होंगे उनकी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब हमने क्या किया, लाइब्रेरी थी SciPy की, उससे हमने टी टेस्ट इंपोर्ट किया और उसके बाद स्पीशीज़ में से हमने जो टारगेट है उसमें हमने क्या है कुछ फंक्शन अप्लाई कर दिया लैम्डा एक्स का, और टारगेट का नाम हमने एक्स रख दिया। उसके बाद हमने पैटर्न की लेंथ को कंपेयर करना था सेटोसा की और वर्सिकुलर, क्योंकि हमने अभी ऊपर क्या कहा था कि हमारे पास हमने हाइपोथेसिस जो बना रहे हैं वो सेटोसा और वर्सिकुलर की पैटर्न के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से हमने जब सेलेक्ट भी किया सेटोसा का और वर्सिकुलर का,
तो हमने डीएफ में से खाली डीएफ स्पीशीज जिस टेस्टोसा के इक्वल हो और उसमें से उसकी सिर्फ पेटल लेंथ ले रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह स्पीशी में से वर्सिकुलर की उसमें सिर्फ पेटल लेंथ ले रही है। अब हमने क्या किया, टी स्टैट और पी वैल्यू के टेस्ट इसमें से कैलकुलेट किए हैं। ये भी पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं और ये सेटोसा और वर्सिकुलर पे हमने वो परफॉर्म कर दिए। इसके रिजल्ट जब हमने देखे हैं तो एक की वैल्यू आ गई टी की -39 आ गई है और पी वैल्यू की अगेन हमारे पास 0.00 आई है। तो इसका मतलब पी वैल्यूज से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो स्टैटिस्टिकली जो हमने चीज़ प्रूव किया वो सिग्निफिकेंट है। और दूसरा हमारे पास टी से अभी हमारे टी की वैल्यू हमें क्या बता रही है ना, -39.49, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स तो आ गए लेकिन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके हम जब तक कहने के सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में हम उसको नहीं बताएंगे, जो स्टेक होल्डर होगा या जो हमारा कहने क्लाइंट होगा तो उसको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो उसकी वैल्यू हमें ये बता रही है कि इसका मतलब है कि दोनों जो ग्रुप हैं उनमें कोई ना कोई डिफरेंस मौजूद है, यानी कि वेरिएशन मौजूद है डाटा में। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लार्ज होती है इसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई डिफरेंस मौजूद है। और अब हमारे पास देखें 39 आया और उसके साथ नेगेटिव का साइन आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये सेटोसा का मीन है वो वर्सिकुलर के मीन से क्या कम है। क्यों भला? क्योंकि हमारे पास जो हमने फर्स्ट पे यानी कि एक्स पे कह लें, अगर हमारे पास लेट्स से जो क्वार्टर पे बनाया वो एक्स और वाई का था, तो हमारे पास जो सेटोसा है वो एक्स पे है और वर्सिकुलर वाई पे है, तो सेटोसा पहले था। तो लिहाजा सेटोसा का जो मीन वैल्यू है वो इसका मतलब है वर्सिकुलर के मीन वैल्यू से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी मीन वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है उनकी पैटर्न के दरमियान वो भी ह्यूज है एज़ कम्पेयर टू रैंडम नॉइज़ के। वैसे जो एक बंदा नल हाइपोथेसिस में कह रहा था कि नहीं इन दोनों की जो पैटर्न लेंथ है वो आपस में बराबर है, तो वो यहाँ पे चीज़ क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। क्योंकि अगर तो इसकी वैल्यूज कम होती हैं या जीरो के करीब होती है तो हम कहते हैं वाकई फिर नल हाइपोथेसिस ठीक था, इनकी पैटर्न लेंथ की वैल्यू बराबर थी। लेकिन अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जीरो से, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, लेकिन वैल्यू चेंज तो है ना। अगर वैल्यू चेंज है तो इसका मतलब है कि इनकी पैटर्न लेंथ आपस में बराबर नहीं है। और पी वैल्यू थी, पी वैल्यू ने हमें फिर दोबारा से ये चीज़ किया कि हमारा जो चांस आया था यानी कि जो हम कहने के हमने टी टेस्ट परफॉर्म किया और जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और इसका मतलब है कि 0% चांस है कि हम कोई डिफरेंस दे सकें रैंडम चांस में ना, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को इस सारे रिजल्ट की बेस पे रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था, बिल्कुल रॉन्ग था। इसका मतलब है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है पेटल की लेंथ में भी, सेटोसा की और वर्सिकुलर की भी। अच्छा, यहाँ तक आपको पी वैल्यू और टी जो टेस्ट हमने परफॉर्म किया उसकी थोड़ी बहुत समझ आ रही है? यहाँ तक थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। चलिए मैं दोबारा एक दफ़ा ना रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास हो रहा क्या है ना, अगर तो आपको कोडिंग की समझ नहीं आ रही इतनी, तो वो बेशक हम बाद में भी इसको देख सकते हैं। जो मेन इसमें जो भी समझने की चीज़ है वो यही थी कि इनकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो कोडिंग में हमारे पास मैं यही बता रहा था आपको कि हमने जो टारगेट जो रखे हैं वो हमारे पास क्या था, 2 स्पीशीज़ थी, एक सेटोसा थी और एक वर्सिकुलर थी। हमने क्या किया, सेटोसा का अपना जो डाटा फ्रेम था उसका हमारा डीएफ नाम था। तो डीएफ में से स्पीशीज़ में जो डायरेक्टली स्ट्रेस होके इक्वल होंगी उसकी पैटर्न लेंथ को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह वर्सिकुलर में हमने वर्सिकुलर की स्पीशीज़ में से उसकी पैटर्न लेंथ को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इस पे परफॉर्म किया और टी टेस्ट हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। उसी तरह हमने ये 2 वेरिएबल्स का रिलेट ले लिए, जिस तरह हमने ऊपर टी स्टैट और पी वैल्यू ली थी। तो उसने जो टेस्ट परफॉर्म किया उसके जो रिजल्ट है वो इनमें हमारे पास स्टोर हो गए। जब वो रिजल्ट स्टोर हुए हैं उनकी वैल्यू को हमने कहने के डिस्प्ले करा दिया। जब हम डिस्प्ले कराया तो उसमें अब आपको ये तो पता होगा कि डॉट 4 एफ और जो डॉट 4 एफ है इसका मतलब होता है कि हम पॉइंट 4 तक डेसिमल तक की वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये एफ फ्लोट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट जा रहा है, मज़ीद एक्सटेंड हो रहा है। तो अब जो टी स्टैटिक्स की वैल्यू आई और पी वैल्यू की उन वैल्यू से हमें पता लगता है कि आया हमने जो नल हाइपोथेसिस किया है वो हमारा ये था कि उनमें जो है फ़र्क नहीं होना चाहिए। मतलब नल हाइपोथेसिस में था ना हमारे पास कि जो एवरेज पेटल की लेंथ है स्टोसा की वो किसके बराबर है, वर्सिकुलर के बराबर है। अगर तो हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आती तो फिर हम कहते हैं कि वाकई नल हाइपोथेसिस क्या ट्रू है, यानी कि उनमें ज़रा फ़र्क नहीं है और उनकी पेटल की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। लेकिन अब हमारे पास जब जो रिजल्ट है वो तो -39 आया। अब माइनस का साइन तो ये शो कर रहा है
कि हमारे पास स्टोसा का मीन है वो लेस देन है वर्सिकुलर के मीन से, वो तो ये बता रहा है। लेकिन है तो मीन में फ़र्क आ गया ना, पॉज़िटिव में होता तो ये हो जाता कि स्टोसा का मीन ज़्यादा ग्रेटर देन होता और वर्सिकुलर का मीन कम होता, लेस देन हो जाता। लेकिन तब भी फ़र्क दिख तो आया था, डिफ़रेंस तो मौजूद था। अगर डिफ़रेंस मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इनकी पेटल की लेंथ है स्टोसा और वर्सिकुलर की, उनमें भी डिफ़रेंस मौजूद है। और ऊपर नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि नहीं, उनकी जो पेटल की लेंथ है उसमें डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो अब क्योंकि यहाँ से हमें क्लियर हो गया उसकी वैल्यू यानी उसके टेस्ट करके कि वाक़ई उसकी पेटल लेंथ में फ़र्क है, उनके मीन वैल्यूज़ में फ़र्क है, लिहाज़ा हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। और हमारी इस चीज़ को सपोर्ट किसने किया? पी वैल्यू में, क्योंकि पी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि अगर वो 0.05 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे उसको सपोर्ट कर रही है कि ये चीज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। हम रैंडमली ये या हवा में बातें जिसको करना कहते हैं ना, हवा में बातें नहीं कर रहे, बल्कि हमने इस चीज़ को प्रूव भी किया है, सबूत भी है दिया है साथ उसका। ठीक है, सिंटैक्स समझ आ गया। तो बाकी अभी दोबारा जब एक्सप्लेन किया तो उससे थोड़ा समझ आया? नल हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास मैंने आपको कहा था कि हम इसके बाद ना कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कहते हैं, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं ना कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको ना आगे बढ़ाऊँगा। इसमें हमारे पास ये था कि उसी तरह स्टैट्स के उस टेस्ट हमने लिए और उसमें हमने इसका मीन खुद ही कैलकुलेट किया। देन उसके बाद हमने कह लें कि बिल्ट इन फंक्शंस थे कॉन्फिडेंस इंटरवल के, उन्हीं को यूज़ करके उन्हीं को अब माइनस वगैरह करके उसके रिज़ल्ट को डिस्प्ले किया। तो अब हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ आई हैं, जो कह लें कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि लो इंटरवल हमारे पास क्या आया और हाई इंटरवल जो हमारे पास आया, वो -2.94 से -2.66 आ गया। अब ये इंटरवल में अगर तो ज़ीरो की वैल्यू मौजूद होती तो फिर हम कह सकते थे कि इसमें जो है ना कोई रियल डिफरेंस है। लेकिन दोनों वैल्यू चूँकि नेगेटिव हैं और ज़ीरो से फ़ार हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेटोसा है उसकी शॉर्टर पैटर्न्स थी वर्टिकुलर से। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल एक और कह लें हमारे पास आर्गुमेंट आ जाता है जो इस चीज़ को कह लें कि जो हमने चीज़ ऊपर साबित करने की कोशिश कर रहे थे उसमें हमें हेल्प करता है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको इसके कोडिंग का बता दूँ तो उसमें हमने क्या किया, बेसिकली एक मीन 1 और मीन 2 का वेरिएबल क्रिएट किया जिसने इसकी मीन वैल्यू ले ली सेटोसा की, इसी तरह मीन वैल्यू वर्टिकुलर की ले ली। इसी तरह हमने स्टैंडर्डाइज़ किया सेटोसा को और वर्टिकुलर को, उसके लिए हमने इसकी वैल्यू STD1 और STD2 में स्टोर करा दी। इसी तरह हमने इसकी जो लेंथ थी सेटोसा की और वर्टिकुलर की वो हमने N1 और N2 में स्टोर करा दी। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड एरर कहने कैलकुलेट किया है, SE वेरिएबल है उसमें, उसको हमने स्टोर करा दिया और उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। STD1 जो हमने कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्डाइज़ किया था, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और डिवाइडेड बाय जो उनकी लेंथ होती है हमारे पास, जैसे सेटोसा के केस में उसको हमारे पास N1 थी तो हमने N1 से डिवाइड कर दिया और उसको भी प्लस कर दिया। सिमिलरली दूसरे उसके साथ वर्टिकुलर की स्टैंडर्डाइज़ वैल्यू के साथ और उसकी लेंथ के साथ। इस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट हो जाता है। अब टी की क्रिटिकल वैल्यू जो हमने देखनी है, उसके लिए हमने जो उसके लिए डीएफ बनाया, उसमें हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करके -2 कर दिया और यहाँ से टी टिकल की वैल्यू स्टैट्स के पीपीएफ एक फंक्शन होता है बना हुआ, उसको कैलकुलेट किया। ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और हमने उस पे आके 95 और डीएफ इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल उसका निकाला, उनका जो मीन डिफरेंस था वो हमने मीन 1 माइनस मीन 2 कैलकुलेट कर लिया और उसकी लो वैल्यू निकालने के लिए हमने मीन डिफरेंस जो हमारे पास वैल्यू आई और इधर से टी हमने जो क्रिटिकल की वैल्यू फाइंड की थी, इसको मल्टीप्लाई करा दिया स्टैंडर्ड एरर से। सिमिलरली उसका हाई इंटरवल फाइंड करने के लिए हमने मीन डिफरेंस को ऐड कर दिया टी क्रिटिकल की वैल्यू में और वहाँ उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड एरर से। तो इस तरह हमारे पास ये दो वैल्यू कैलकुलेट होगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल लो की भी और हाई की भी। अब वो जो वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि -2.94 और -2.66 वैल्यू आई हैं और ये वैल्यूज़ हमें यही
और बाकी इधर जो 2F लिखा हुआ है उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 4F अगर होएगा तो 4 डेसिमल पॉइंट तक जाता है, नहीं तो अब यहाँ पे हमने 2F लिखा है तो यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट तक जा रहा है। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू ने भी ये बताया कि वाक़ई हमारे पास जो उसकी पेट्रोल की लेंथ है वो शॉर्टन है या उनमें फ़र्क मौजूद है। और अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास कि ये हमारे पास कह लें कि इसने डिफरेंस बता दिया कि दोनों स्पीशीज़ के दरमियान, और इसने जो ऊपर हमने भी पी वैल्यू और टी स्टैटिक्स कैलकुलेट किए थे उसने उसके दरमियान भी उस चीज़ को भी सपोर्ट किया। और इस तरह से हमारे पास साबित हो गया नल हाइपोथेसिस हमारा गलत था और दोनों जो ग्रुप्स हैं वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की थोड़ी बहुत समझ आ रही है? क्या चीज़ पहला रो एंड कॉलम्स बना के कैलकुलेट करते थे? चलें सही हो गया ना ये, डायरेक्टली बिल्ट इन फंक्शन भी अगर उनके थ्रू भी करें कैलकुलेट कोडिंग के थ्रू। अगर तो अब हमारे आज के लेक्चर की समझ आ गई है थोड़ी बहुत, तो आपके लिए टास्क हैं आगे जिनमें आपने इसी तरह से डोसा और जिनका को कंपेयर कर लेना है। अभी फिर उसके बाद इसी तरह स्पीशीज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं, उसकी पी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अभी हमने लेंथ की वैल्यू देखी थी, तो इसमें आप कह लें कि सेपल की विड्थ को यूज़ कर लें इंस्टेंट ऑफ पेटल लेंथ। हमने क्योंकि पेटल की लेंथ को लेके चल रहे थे, आप उसकी सेपल की विड्थ को लेके चलें और तब देखें तब क्या आपके पास आंसर आते हैं और उनके दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं या नहीं है। और बाकी इस तरह मीन लें दोनों ग्रुप्स का, बल्कि आप अगर बॉक्स प्लॉट वगैरह भी कर सकते हैं तो वो भी बनाएं साथ साथ। जी क्लास, कोई चीज़ या कोई सवाल पूछना हो या कोई चीज़ रिपीट करनी हो। किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।